मेरे प्यारे बच्चों, मैं आज आप लोगों को कुछ पढ़ाने नहीं आया हूँ। मैं आप लोगों से कुछ बातचीत करने के लिए आया हूँ। इंग्लिश मीडियम स्कूल्स के ज़्यादातर बच्चों को देखा है मैंने कि वो जो इंग्लिश में बुक्स लिखी हुई हैं उन्हें वो पढ़ते हैं तो उन्हें वो बुक्स समझ में ही नहीं आती है। ठीक है, ज़्यादातर बच्चे, मैक्सिमम तो वो बुक्स पढ़ते हैं और वो चाहे वो सोशल साइंस की बुक हो या साइंस की बुक हो, वो पढ़ते हैं, उन्हें कुछ समझ में ही नहीं आता है। और ख़ास करके रूरल एरियाज़ ही नहीं, अर्बन एरियाज़ का भी यही हाल है कि बच्चों को समझ में ही नहीं आता है और बच्चे काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं, पजल रहते हैं कि क्या करें नहीं करें। और उनके ऊपर तो प्रेशर रहता है, स्कूल का भी प्रेशर रहता है और पेरेंट्स का भी प्रेशर रहता है कि तुम पढ़ो। तो बच्चे पढ़ते हैं और उन्हें बुक समझ में नहीं आती हैं, और बुक समझ में नहीं आती है तो अपने आप को अंडर कॉन्फिडेंट फील करते हैं। जब अंडर कॉन्फिडेंट होते हैं तो बैक बेंचर्स होते हैं और टीचर से नज़रें चुराते रहते हैं। टीचर से क्या, पेरेंट्स से भी बचते फिरते हैं कि ये काम नहीं हुआ, वो काम नहीं हुआ। टीचर्स कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे तो उसका वो रिस्पॉन्स नहीं दे पाएंगे, इसलिए वो जा कर के पीछे बैठ जाते हैं या बचने की कोशिश करते हैं, और इस तरीके से उनकी स्थिति और बिगड़ते चली जाती है। तो बच्चों, आप भी उनमें से एक हैं कि आप बुक्स पढ़ते हैं इंग्लिश मीडियम में और आपको समझ में नहीं आती है, तो फिर ये वीडियो आपके लिए है। आप इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिएगा और मेरे चैनल पर यदि आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। बच्चों, जो टॉपिक्स आप लोगों को टीचर से पढ़ना है क्लासरूम्स में तो आजकल तो स्कूल बंद है, आप लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं, टीचर्स का लेक्चर सुन रहे हैं। तो आपको या तो ऑनलाइन जो वीडियोस टीचर्स का देखना है जिस टॉपिक पर, या क्लासरूम्स में पढ़ना है। जैसे भी आपको टीचर से जो पढ़ना है जो टॉपिक, उसको पढ़ने से पहले आप क्या कीजिए कि एक बार आप घर में उस टॉपिक को पढ़ लीजिए। उस टॉपिक को जब आप पढ़िए तो हाथ में पेंसिल रखिए और पेंसिल से उन वर्ड्स को अंडरलाइन करते चले जाइए जिन वर्ड्स का मीनिंग आपको नहीं मालूम है। यह हुआ पहला स्टेप। आपका सेकंड स्टेप ये होता है कि उन वर्ड्स का मीनिंग आप डिक्शनरी में ढूंढिए जिसकी मीनिंग आपको नहीं मालूम है, और डिक्शनरी में ढूंढ करके अपने नोटबुक्स पर लिखते जाइए उसको, वर्ड्स और वर्ड्स के मीनिंग को लिखिए। ये हुआ दूसरा स्टेप। तीसरा स्टेप हुआ कि जो वर्ड मीनिंग आपने लिखा है उस वर्ड से आपने क्या करना है कि आपको एक सेंटेंस बनाना है इंग्लिश में। आप उससे इंग्लिश में एक सेंटेंस बनाइए। ये स्टेप नंबर 3 होता है। और चौथा स्टेप जो हम ये बता रहे हैं कि उन्हीं जो इंग्लिश में आपने सेंटेंस बना रखा है उसे आप हिंदी में ट्रांसलेट करिए। ठीक है। और ये चौथा स्टेप। पांचवा स्टेप ये हुआ कि जो आपने ये काम किया है, वर्ड मीनिंग ढूंढा है, इंग्लिश में सेंटेंस बनाया है, ट्रांसलेशन इन हिंदी आपने किया है, इसे आप किसी भी जानकार आदमी को दिखाइए, किसी टीचर्स को दिखाइए। आप किसी भी टीचर्स को दिखाइए। आपके घर में कोई सीनियर भैया हैं, दीदी हैं, या कोई आपके नेबर में कोई हैं, या आपके मम्मी हैं, पापा हैं जो उस चीज़ को समझ सकते हैं, तो आप उनको ये दिखाइए और उनसे कहिए कि इसमें गलती ढूंढिए। उनको एक दूसरे इंक का पेन, दूसरे कलर के इंक का पेन दे दीजिए। जैसे आपने ब्लू इंक से ये सब काम किया है तो आप उनको ब्लैक या रेड इंक दे सकते हैं। उनको कहिए कि चेक कीजिए ताकि ये आइडेंटिफाई हो सके कि उनका लिखा हुआ कौन सा है और आपका लिखा हुआ कौन सा है। तो इस तरीके से आपको अपनी कमी पता चलेगी, आपकी गलती कहाँ कहाँ हुई है ये आपको पता चलेगा। तो ये मैंने आपको 5 स्टेप बताया। पहला स्टेप अंडरलाइन करना, दूसरा स्टेप मीनिंग ढूंढ के लिखना, तीसरा स्टेप सेंटेंस बनाना, चौथा स्टेप हिंदी में ट्रांसलेट करना, और पांचवा स्टेप किसी से उसके चेक करवाना। ये 5 स्टेप प्रोसेस को हम लोग थॉरो बोलते हैं। ठीक है। हम थॉरो का मतलब, जब हम थॉरो बोलेंगे तो आप यही सब पाँचों स्टेप्स आप समझना है आपको। मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये जो बच्चों मैंने आप लोगों को थॉरो करना बताया है, ये थॉरो करना बहुत इंपॉर्टेंट काम है। ठीक है। तो इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है? इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। इसका जो सबसे पहला फ़ायदा है कि वो आपका वोकाबुलरी स्ट्रांग होता है। आपको नए नए शब्दों के बारे में पता चलता है। आपके शब्द भंडार जो हैं वो समृद्ध होते हैं। प्रॉस्पेरिटी आती है आपके वर्ड्स के मीनिंग्स में, नए नए वर्ड्स का पता चलता है आपको। ये इसका सबसे पहला फ़ायदा होता है। दूसरा फ़ायदा ये होता है कि जब आप जो वर्ड्स हैं, जो ऐसे वर्ड्स जो अभी अभी आप जाने हैं, जिसके बारे में आपको अभी नॉलेज हुआ है, उस वर्ड से जब आप सेंटेंस बनाते हैं तो उस वर्ड्स का आपको एप्लीकेशन पता चलता है, मतलब यूजेस। उस वर्ड्स को सेंटेंस में आप कैसे यूज़ करें उसका एप्लीकेशन पता चलता है। इसका जो तीसरा फ़ायदा ये है कि आपको आपकी थिंकिंग स्किल्स बढ़ती है, आपको सोचने की और समझने की स्किल बढ़ती है, और साथ में आपकी क्रिएटिविटी बढ़ती है। क्रिएटिविटी कैसे बढ़ती है? आप अपने ब्रेन पर
प्रेशर दे रहे हैं कि इस वर्ड से क्या सेंटेंस बनाया जाए, ये सेंटेंस बनाया जाए, इस पर सेंटेंस बनाया जाए, कैसे सेंटेंस बनाया जाए, ये आपके अंदर एक क्रिएटिविटी लाता है। और यही क्रिएटिविटी आपको काम करता है जब आप कोई ऐसे लिखते हैं, कोई पैराग्राफ लिखते हैं, या किसी टॉपिक पर आप कुछ आर्टिकल्स लिखते हैं, तो ये वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो साथ में उसकी भी तैयारी आपकी होती चली जा रही है। जो चौथा फ़ायदा ये है कि आपकी जो ऐसा है कि जैसे कि आप सोशल साइंस का यदि थॉरो कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप सोशल साइंस पढ़ रहे हैं, ये साथ में आपको इंग्लिश और हिंदी का भी नॉलेज देता चला जा रहा है। आपकी इंग्लिश और हिंदी दोनों की वोकैबुलरी भी स्ट्रांग हो रही है, और इन दोनों का भी अंडरस्टैंडिंग आपका बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है, तो इसे कहते हैं हॉलिस्टिक स्टडी भी कहा जाता है। हॉलिस्टिक स्टडी का मतलब कि जब हम सोशल साइंस पढ़ रहे हैं, इंग्लिश पढ़ रहे हैं, तो साथ में हमारी वोकैबुलरी स्ट्रांग हो रही है, हमें इंग्लिश का भी ज्ञान हो रहा है, हमें हिंदी का भी ज्ञान होता चला जा रहा है। ये इसका चौथा सबसे बड़ा फ़ायदा है। इसका पांचवा सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपका ट्रांसलेशनल स्किल्स बढ़ता है। आपको हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी यदि आप करते हैं, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। इसमें आपका ट्रांसलेशन निखर करके आता है। और बच्चों, ट्रांसलेशन एक ऐसी चीज़ है ना कि जिसमें आप बहुत सारे चीज़ आ जाते हैं। ट्रांसलेशन करने से आपकी वोकैबुलरी भी स्ट्रांग होती है। ट्रांसलेशन करने से आपके बहुत सारे जो लैंग्वेज से रिलेटेड जो रूल्स होते हैं, जो पैटर्न्स होते हैं, ट्रेडिशंस होते हैं, आपको उनका मालूम चल जाता है, उनके बारे में अच्छा से मालूम चलता है। ये पांचवा फ़ायदा हुआ थॉरो करने का। छठा फ़ायदा ये हुआ कि आपको ग्रामेटिकल रूल्स, जो ग्रामर से रिलेटेड जो रूल्स हैं, आपको उसकी समझदारी बढ़ने लगती है, क्योंकि आप इंग्लिश का सेंटेंस बना रहे हो, फिर उसको हिंदी ट्रांसलेशन कर रहे हो। ये दोनों काम करने से आपको ग्रामेटिकल इश्यूज़ जो हैं वो क्लियर होता चला जाता है। ठीक है, और जो इसका सबसे इम्पॉर्टेंट फ़ायदा ये है, वो जो सातवां फ़ायदा इसका जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, मुझे लगता है कि अगर आप क्लास 9th के बच्चे हो, आप क्लास 10th के बच्चे हो, 11th के, 12th के बच्चे हो, स्पेशली 9th 10th में क्या है कि जो कॉम्प्रीहेंशन इंग्लिश पेपर में, जो इंग्लिश का सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट में 20 मार्क्स जो हैं आपके रीडिंग सेक्शन के आते हैं। ये 20 मार्क्स में अनसीन पैसेजेस आता है, जिस पर बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, और उस क्वेश्चंस का आंसर आपको उस अनसीन पैसेज में से ढूंढ करके लिखना होता है। साथ में बहुत सारे एंटोनिम्स आते हैं, सिनोनिम्स आते हैं कि इस एंटोनिम्स का इस पैराग्राफ में ये वर्ड यूज़ हुआ है, उसका एंटोनिम ये है, तो ये आप उसको वर्ड्स को ढूंढ करके बताओ, उसका सिनोनिम्स बताओ। इस तरीके से जो ये क्वेश्चंस आता है, तो ये जो 20 मार्क्स का रीडिंग सेक्शन है इंग्लिश में, इसकी तैयारी ऑटोमेटिकली अपने आप होती चली जा रही है। अगर आप सोशल साइंस का, आप देखो ध्यान से, अगर आप सोशल साइंस का थॉरो कर रहे हो, तो सोशल साइंस की समझदारी तो बढ़ ही रही है, साथ में जो आपका इंग्लिश सेक्शन का, इंग्लिश में जो रीडिंग सेक्शन है, उसका 20 मार्क्स का ऑटोमेटिकली प्रिपरेशन हो रहा है। उस 20 मार्क्स के लिए, 20 मार्क्स के लिए आपको कुछ भी प्रिपरेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो फ्री में आपका होता चला जा रहा है। तो आपको लग रहा है कि थॉरो करने से मेरा समय बर्बाद हो रहा है, लेकिन थॉरो करने से समय बर्बाद नहीं हो रहा है। वो आपका जो 20 मार्क्स सीधा उसमें काम कर देता है इंग्लिश में आपका, तो आपको उसमें एकदम बिल्कुल आप उसमें महफूज होते चले जा रहे हैं। तो बच्चों, मैंने अभी आपको 7 फ़ायदे गिनाए, एक नहीं, मैंने आपको 7 फ़ायदे गिनाए हैं थॉरो करने के। ठीक है, और ये थॉरो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है बच्चों। मेरा ये मानना है कि बच्चों को याद करने के लिए नहीं देना चाहिए। मेरा ये क्या मानना है बच्चों, जो बीएड की पढ़ाई होती है, जितने भी शिक्षा शास्त्र की पढ़ाई होती है, बीएड की पढ़ाई होती है, एमएड की पढ़ाई होती है, नर्सरी टीचर ट्रेनिंग की पढ़ाई होती है, और डीएलएड की पढ़ाई होती है, यहाँ तक कि जो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए जो नेट का जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स होता है, उनके सिलेबसेस में तक में ये बात हर जगह पर लिखी गई हैं कि रोट लर्निंग एक अच्छी विधा नहीं है। किसी भी समाज में, किसी भी बुक्स में, किसी भी में लिटरेचर में ये नहीं लिखा गया है कि रोट लर्निंग करनी चाहिए। रोट लर्निंग को हर जगह पर गलत बताया गया है। ठीक है, और ये मैंने अपने अनुभव से देखा है, मैंने साक्षात ये चीज़ देखा है कि कुछ टीचर्स हैं जो याद करने के लिए देते हैं, हम भी देते हैं, ऐसी बात नहीं है कि हम भी कभी कभी दिया करते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि याद करने के लिए जो काम मिलता है, तो बच्चे क्या करते हैं कि दो बात है, या तो कुछ बच्चे याद करके आएंगे, कुछ बच्चे याद करके नहीं आएंगे। जो बच्चे याद करके आए हैं वो पटापट क्या करेंगे, वो उसका जो आप क्वेश्चंस टीचर्स पूछते हैं और उसका आंसर पटापट जवाब दे देते हैं। मैं भी पूछता हूँ क्लास में तो वो बता देंगे आंसर पटापट पर, क्योंकि वो तो रट्टा मार करके आए हैं, वो आंसर पटापट उनके लिप्स पे होता है। क्वेश्चंस पूछिए, आंसर उनके लिप्स पर होता है। लेकिन जब मैं यही बात उनसे पूछता हूँ कि जो तुम आंसर्स बताए हो इस क्वेश्चंस का, इसको हमको जरा सा हिंदी में समझाओ, तो वो बच्चे का मुंह बंद हो जाता है, वो उसको समझा ही नहीं पाता है। मतलब बच्चा जो है वो क्वेश्चंस आंसर्स उसको याद है, पूरा रट्टा मारे हुए।
लेकिन उसका ना क्वेश्चंस का मीनिंग उसको मालूम है कि क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, और जो आंसर भी उसको रट्टा मारे हुए है, आंसर उसको मालूम है लेकिन उसको आंसर का मीनिंग नहीं मालूम है। तो बच्चों ज़रा सोचिए कि ऐसी पढ़ाई का क्या फ़ायदा है कि आप इतनी दूर से घर से चलते हैं इतनी भारी बैग ले करके, और दिन भर स्कूल में रहते हैं, फिर आप यहाँ से जाते हैं थके हारे घर पहुँचते हैं, आपके पेरेंट्स का फ़ीस लगता है स्कूल में, और उसके बाद भी आप घर में बैठ करके क्या करते हो, तो रट्टा मारते हो। रट्टा मार करके अगला दिन आप सुना भी देते हो और टीचर भी खुश हो जाते हैं, टीचर आपको बोलते हैं वेरी गुड, बहुत अच्छा किया, सुना दिया हमको। लेकिन आप अपनी आत्मा से पूछिए कि क्या आपको उसके मीनिंग मालूम है? कोई फ़ायदा नहीं है ऐसी पढ़ाई का। सच्ची पढ़ाई वही है जिसमें आपको जो इश्यूज़ हैं, जो टॉपिक्स हैं, आपको सच में समझ में आ गया। आपको किसी को दिखाने के लिए नहीं समझना है, किसी को सुनाने के लिए आपको नहीं याद करना है, आप समझ रहे हैं ये अपने आप से पूछिए। आप ऐसा उन चीज़ों को समझ जाइए ताकि आप किसी और को भी समझा सकें। और ऐसी कैपेबिलिटी, ऐसा जो इम्प्रूवमेंट है वो तभी आएगा जब आप थॉरो करोगे। ठीक है, जब आप थॉरो करते हो तो आपके दिमाग के ऊपर में दिमाग का एक्सरसाइज होता है, आपके ब्रेन का एक्सरसाइज होता है, और ब्रेन जब एक्सरसाइज करेगा तभी आपका जो ब्रेन है वो शार्प होगा, नहीं तो आपका जो ब्रेन है ना वो एकदम ब्लड हो जाएगा। तो आपको अपने ब्रेन को ब्लड बनाना है या शार्प बनाना है, ये आपके ऊपर है। आप ऑनेस्टी से थॉरो कीजिए। मैंने बहुत बच्चों को थॉरो करने को मैं थॉरो करने के लिए ही देता हूँ होमवर्क में। मैं कभी कुछ याद करने के लिए नहीं देता हूँ कि तुम ये भी याद करके सुनाना है, तुमको ये भी याद करके सुनाना है, तुमको वो भी याद करके सुनाना है। ये प्रेशर दे दे के प्रेशर एकदम, मतलब वो 3 इडियट मूवी देखा था ना हमने, उसमें आप लोग भी देखे होंगे। उस मूवी में दिखाया है कि मतलब ये उसमें एक डायलॉग है कि ये कॉलेज नहीं है, ये प्रेशर कुकर है, कि तुमको ये करना है, ये करना है, याद करना है, ये रट्टा मारना है। बस याद करना है और रट्टा मारना, यही पढ़ाई नहीं होती है। ये पढ़ाई का सबसे गलत तरीका है। मैं बच्चों को कभी याद करने के लिए नहीं देता हूँ। मैं कहता हूँ मैं तो कहता हूँ कि तुम भूल जाओ, मैं भूलने के लिए देता हूँ कि तुमको कुछ याद है ना तो वो भी भूल जाओ। कुछ दिमाग पे प्रेशर देने की ज़रूरत नहीं है, कुछ बोझ देने का ज़रूरत नहीं है। यार हल्का रखो, ठीक है, ठंडा रहो, हल्का रखो एंड टेक इट ईजी। अगर आप थॉरो करो, आप ऑनेस्टी से थॉरो करो। मैंने देखा है बहुत बच्चे बड़ी ऑनेस्टी से थॉरो करते हैं और वो एक पेजेस में 65 वर्ड्स तक ढूंढ करके लाते हैं। और जो बच्चा 60 वर्ड्स को ऑनेस्टी से ढूंढा है, उसका मीनिंग्स को लिखा है, आप सोचिए कि 60 वर्ड्स के मीनिंग को नोटबुक में लिखने में कितना समय लगेगा। उसको डिक्शनरी से ढूंढना, आप 10 वर्ड्स को ज़रा सा ढूंढिए ना तो आपको पता चलेगा। तो 60 वर्ड्स को, मीनिंग्स को ढूंढ करके लिखना, फिर उन 60 वर्ड से सेंटेंस बनाना। आप 60 भी नहीं, कम से कम आप 10 भी करते हैं, 20 भी करते हैं तो ठीक है। तो आप 20-25 वर्ड्स को मीनिंग ढूंढ करके लिखना, उसके सेंटेंस बनाना, फिर उसका हिंदी करना, ठीक है। ये कोई आसान काम नहीं है, ठीक है। हम जानते हैं कि हमने जितनी आसानी से बोल दिया कि आप थॉरो करो, उतना आसान काम थॉरो करना नहीं है। जब आप थॉरो करने के लिए बैठोगे तो आप इरिटेट हो जाओगे, आप बार बार डिक्शनरी से मीनिंग ढूंढने लगोगे। 10-20 ढूंढ रहे हो तो ठीक है, 30-40 मिल जाए, 50-60 मिल जाए तो फिर आपको ढूंढते ढूंढते आप इरिटेट हो जाओगे। फिर उसके जब सेंटेंस बनाओगे तो उसमें भी इरिटेशन होता है कि हमको सेंटेंस समझ में नहीं आ रहा है, इससे क्या सेंटेंस बनेगा, इससे क्या सेंटेंस बनेगा, दिमाग पर इरिटेट हो जाता है आदमी का। फिर हिंदी करते समय तो और इरिटेशन होती है। तो थॉरो करना इतना आसान भी नहीं है। इससे इरिटेशन, आप धीरे धीरे आपको इरिटेट होने लगिएगा। लेकिन इरिटेट होने से काम नहीं चलेगा बच्चों। आपको अपने आप को समझाना होगा कि यही रास्ता है जो हमको अपलिफ्ट करेगा, यही रास्ता है जो हमको इम्प्रूव करेगा। रट्टा मारने वाला जो आपका जो रास्ता है, जो मार्ग है, जिस पर आप रट्टा मार करके क्वेश्चन आंसर्स याद कर लेते हो, इससे कुछ नहीं होने वाला है। आप रट्टा मारने के सिर्फ नुकसान ही नुकसान है। एक तो आपको ज़िंदगी भर याद नहीं, ज़िंदगी का छोड़ दीजिए ना, आपको जिस समय में आपने याद किया है, आपको उसी समय में नहीं मालूम है कि आपने याद क्या किया है। तो आप रट्टा मार करके एग्ज़ाम्स तो क्लियर हो जाएगा आपका, लेकिन ज़िंदगी भर वो 3 इडियट में जो डायलॉग है कि आप रट्टा मार करके अभी एग्ज़ाम्स तो पास कर लोगे यार, लेकिन बाकी ज़िंदगी भर चमत्कार पे चमत्कार होता रहेगा आपके साथ। मुझे लगता है, मेरा ऐसा मानना है कि बच्चों को कुछ याद करने देने से बढ़िया है कि उन्हें किसी न किसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करिए। वो किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होंगे ना तो वो चीज़ें उनको समझ में आएंगी, और जब समझ में आ जाएंगी तो वो चीज़ें उनको ज़िंदगी भर याद रहेंगी।
ठीक है। उनकी क्रिएटिविटी में एक्टिविटी में इन्वॉल्व होने से उनकी क्रिएटिविटी बढ़ेगी, उनके सोचने का तरीका बढ़ेगा और वो कुछ नया कर पाएंगे। उनके अंदर में क्रिएटिविटी के साथ साथ इनोवेटिवनेस आएगा। तो और बच्चों, सक्सेस का कोई शॉर्टकट तरीका नहीं होता है। जो सक्सेस होता है वो हार्ड लेबर से आता है, मेहनत से आता है। और ज़रा सोचिए कि जो सक्सेस शॉर्टकट मेथड से आ जाए, वैसे सक्सेस का टेस्ट स्वीट नहीं होता है, उसमें मज़ा नहीं है। जो चीज़ें कठिनाई से हमें मिलती हैं, जो मेहनत से हमें मिलती हैं, उसका टेस्ट कुछ और होता है। ठीक है बच्चों, तो ऐसा नहीं है कि ये जो बातें मैंने बताई हैं सिर्फ अंडर कॉन्फिडेंट बच्चों के लिए ही बताई हैं। ये जो तरीका है ये सबके लिए मैं बता रहा हूँ। थॉरो सबको करनी चाहिए। जो पढ़ने में तेज़ हैं, जो रैंकर्स हैं, जो अंडर कॉन्फिडेंट हैं और जो बिल्कुल डल हैं पढ़ने में, उनके लिए, स्कूल्स के लिए ही नहीं, कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए भी, यहाँ तक कि जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये जो तरीका है ये सबके लिए, सब पे एलिजिबल है, ये सब पर लागू होता है कि सब लोग उसको थॉरो कीजिए। और जो ये थॉरो करने वाली मैं बात आप लोगों को बता रहा हूँ ना, ये मैं कोई नई बात नहीं बता रहा हूँ, ये बहुत पुरानी विधा है। आप अपने गांव में बुजुर्ग आदमी से या कोई जो पढ़ा लिखा आदमी नहीं है ना, आप उससे भी जा कर के पूछिएगा तो आदमी आपको यही बोलेगा ना कि बाबू, स्कूल में टीचर से पढ़ने से पहले एक बार घर में उन चीज़ को तुम देख लो, ठीक है, तब तुम अगला दिन जा कर के उस टीचर से पढ़ना। तो इसके बहुत सारे मैंने फ़ायदे आपको गिनाए कि जब आप थॉरो करके जाते हो तो क्लास में आप एक्टिव रहते हो और क्लास में पार्टिसिपेट करते हो और क्लास में आप इन्वॉल्व रहते हो। अगर आप थॉरो किए हुए नहीं हैं, अगर आप कुछ पढ़े हुए नहीं हैं और क्लास में ऐसे ही लेक्चर अटेंड करने के लिए टीचर का बैठ चुके हैं, तो आपको ऐसा लगेगा कि टीचर अपनी दुनिया में है और मैं अपनी दुनिया में हूँ। दोनों एक ही टीचर्स और बच्चे एक ही क्लासरूम्स में हैं, लेकिन चूंकि आप पढ़े हुए नहीं हैं तो लगेगा कि टीचर ये पता नहीं क्या बोल रहे हैं और आप टीचर के साथ में आपका जो एक कोऑर्डिनेशन है वो नहीं बना हुआ रहेगा। तो थॉरो करने का ये एक 8वां फ़ायदा है कि आप क्लास में फिज़िकली और मेंटली रहते हैं और एक्टिव रहते हैं और इन्वॉल्व रहते हैं टीचर्स के साथ में। और थॉरो कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आप आज थॉरो कर लिए और कल के आप तेज हो गए। थॉरो करना एक ग्रेजुअल प्रोसेस है। ये आपको अपना हैबिट बनाना होगा, अपने जीवन का एक अंग बनाना होगा। आपको थॉरो करने की आदत डालनी होगी। आप आज थॉरो कीजिए, कल थॉरो कीजिए, आप हमेशा थॉरो कीजिए। आप हमेशा थॉरो करते रहेंगे तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ रहा है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ने लगेगा। और जो इंग्लिश मीडियम्स में जो लिटरेचर लिखा हुआ है, जो बातें लिखी हुई हैं, जो आपको नहीं समझ में आ रही थी, वो अब आपको समझ में धीरे धीरे आने लगेंगी। और आप धीरे धीरे बुक्स ही नहीं, आप इंग्लिश की न्यूज़पेपर्स भी पढ़िएगा तो आप आराम से पढ़ लीजिएगा, उस बातें समझ में आने लगेंगी। शुरू में तो आपको बहुत सारे वर्ड्स मिलेंगे, हो सकता है जैसा कि मैंने आपको बताया कि कुछ बच्चे मुझे एक पेज के अंदर में 60-65 वर्ड्स तक ढूंढ करके ला करके मुझे दिखा चुके हैं। तो आपका शुरू में हो सकता है कि 60 वर्ड्स मिले, बाद में ये 50 होगा, 40 होगा, 30। जो रैंकर्स हैं क्लासेस में, वो रैंकर्स जब मुझे अपनी थॉरो करके दिखाते हैं तो उनको एक पन्ने में सिर्फ 3, 4, 5, 10 ही वर्ड मिल पाते हैं, ठीक है, क्योंकि उन्हें सबकी मीनिंग्स मालूम होती है, क्योंकि वो लंबे समय से थॉरो करते आ रहे हैं। तो आप थॉरो करते समय दूसरे के साथ कंपैरिजन भी मत कीजिए कि वो तो 10 ही वर्ड्स ढूंढ करके लाया है, हम 60 वर्ड्स क्यों लाए। यही हम बोल रहे हैं, किसी को दिखाना नहीं है, ठीक है, किसी को शो नहीं करना है, हमको खुद सीखना है, हमको पढ़ना है, ठीक है ना। तो कोई बच्चा 10 वर्ड्स ढूंढ रहा है, 20 वर्ड्स ढूंढ रहा है, उससे उसका कोई लेना देना नहीं है। आप बच्चों ऑनेस्टी से थॉरो करिए, यही आपको अपलिफ्ट करने वाला है और कोई अपलिफ्ट आपको नहीं करेगा, ठीक है बच्चों। और इस वीडियो के अंत में मैंने एक फ़नी सा वीडियो बनाया है, ठीक है, जो कि इंजॉय करने के लिए है, इसको अदरवाइज़ मत लीजिएगा, ठीक है। एक ऐसे ही इंजॉय कीजिए आप इस वीडियो को, ठीक है। थैंक यू। क्या बोला सर? आप इतना थॉरो मुझको क्यों देते हैं? मुझसे इतना थॉरो नहीं होता। और नहीं करेगा।